वेलकम एवरीवन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन डिस्कस किया था। अब हम एनर्जी फ्लो डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की हर लाइन समझेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनर्जी फ्लो, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हम पहले करेंगे वो है सन के बारे में। सन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर हम किसकी बात करें, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। बट अगर हम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जाते हैं, उस इकोसिस्टम की बात करते हैं जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँचती है, उसको छोड़ के, उस एग्जाम्पल को छोड़ के, डीप सी को छोड़ के सन ओवरऑल ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब सन जो रेडिएशन फेंकता है, सनलाइट में लेस देन 50% जो लाइट है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या, कि जो लाइट सन ने भेजी, सपोज से सन ने जो लाइट भेजी, एक मिनट, सन ने, ये सन है, इसने लाइट भेजी 50%, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर की लेयर है सपोज से। ठीक है, इसमें से 50% रेडिएशंस जो हैं वो इस एटमॉस्फेयर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। केवल 50% रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब ये जो 50% रेडिएशन है ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव का मतलब जो ग्रीन लीव्स है, इस रेडिएशन में वो वेवलेंथ की लाइट है, रेड और ब्लू वेवलेंथ की लाइट है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करती है, प्रमोट करती है। इसीलिए कहा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की बात होगी यहाँ। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 50% जो सनलाइट आती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। अब इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में से भी जो हमारे प्लांट्स हैं वो केवल और केवल 2 से 10% रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में। सपोज से ये ग्रास है, इसको रैबिट ने खा लिया, तो इससे इसकी जो एनर्जी थी वो अब रैबिट को मिल गई है। इस रैबिट को एक टाइगर खा गया, तो इस रैबिट से एनर्जी टाइगर को मिल गई है। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि टाइगर से वापस एनर्जी रैबिट को जा रही, नहीं, ये ग्रास से रैबिट, रैबिट से टाइगर, और उल्टा पॉसिबल भी नहीं है। एक रैबिट टाइगर को तो खाएगा नहीं कि टाइगर की एनर्जी रैबिट को मिल जाए, है ना। तो ग्रास से रैबिट, रैबिट से टाइगर, तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ने वाली एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एनर्जी फ्लो है, ये एनर्जी फ्लो अब आ रही है तो हम थर्मोडायनेमिक्स की भी बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है ये एनर्जी फ्लो का लेवल। क्योंकि इसमें है ना, देखो, जो ग्रास में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को पास हो रही है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को भी क्या करता है, होल्ड ट्रू रखता है। अब अपन इसकी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इसको जूम कर देते हैं। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम के अलावा सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। सही बात है, यही बोला मैंने कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अलावा सन ही है ना सारी इकोसिस्टम में ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इस टोटल सनलाइट में से भी जो 50% जो हमारी सनलाइट है उसमें उसकी 50% क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। वी नो दैट द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सन की जो रेडिएंट एनर्जी उन पे गिर रही है उसको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। फूड किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या,
CO2, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट्स मोस्ट प्रेफर्ड है, तो ये 11th में भी पढ़ के आए, तो लिख देना ब्लू एंड रेड, इन पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। केवल 2 से 10% PAR प्लांट्स एब्जॉर्व कर रहे हैं, पर ये पूरी हमारी दुनिया के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to know how the solar energy captured by plant flows through different organism of an ecosystem। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको पता होना चाहिए कि कैसे, हाउ इज एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर, और क्या सारी एनर्जी फ्लो हो रही है या फिर यहाँ पे कोई लॉ आ रहा है, क्या सब की सब एनर्जी जो रैबिट ने ग्रास खाई, क्या ग्रास की सारी एनर्जी उसको मिल गई? नहीं, 10% लॉ यहाँ पे वैलिड होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो ये PAR यूज़ करके फूड बना सके, तो वो कौन है? वो हमारे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे रैबिट डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो कि प्लांट ग्रास पे डिपेंड कर रहा है, पर जो टाइगर है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइगर भी इनडायरेक्टली ग्रास पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टाइगर रैबिट को खा रहा है, अगर रैबिट ग्रास नहीं खाएगा तो टाइगर किसको खाएगा? ठीक है, इसीलिए टाइगर इज ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। सो you find unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumer। ठीक है, this is in keeping with first law of thermodynamics? yes, हमने कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करी है, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म चेंज हुई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फर्दर, इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो एंट्रोपी की बात हो रही है वो भी यहाँ पे वैलिड है। 10% लॉ आगे समझाऊंगी तब इस बात को डिस्कस कर लेंगे। दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। अगर 11th में थोड़ा सा भी एंट्रोपी याद हो, रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस इज एंट्रोपी, राइट? तो मेजर ऑफ रैंडमनेस बोल दो या मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, बात तो वही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। और एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वन, एवरी टाइम वी से दैट एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस तो बढ़ ही रहा है, फूड वेब्स बढ़ रहे हैं, कौन किसको खा रहा है, तो एवरी टाइम देयर इज अ रैंडमनेस। जरूरी थोड़ी ना है कि टाइगर ने सोच लिया कि वो इसी रैबिट को ही खाएगा, नहीं, उसको जो मिलेगा, जो उससे कमज़ोर होगा वो उसको खाएगा अगर उसको भूख लग रही है। तो रैंडमनेस तो है, हमेशा रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये सेकेंड लॉ को भी होल्ड ट्रू कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो अब बात आ गई ना, प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? एक तो हो गए हमारे हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। हर्ब्स और जो ये वुडी प्लांट्स हमको दिखते हैं, ये सारे जितने भी बाहर जिनमें भी वुड प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वुडी प्लांट्स। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। पर अगर मैं किसकी बात करूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी जो है, और जो वहाँ जो भी एक्वेटिक सिस्टम में हायर प्लांट्स हैं वो क्या होल्ड करते हैं? प्रोड्यूसर्स का दर्जा होल्ड करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो याद रखना है टेरेस्ट्रियल में
हर्ब्स एंड वुडी प्लांट्स, और एक्वाटिक में कौन है, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स जो भी वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स और प्रोड्यूसर, food chains or rather food webs are formed such that animal feeds on a plant or on other animal and in turns is food for another। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग प्लांट से ही हो रही है फूड चेन्स, फूड वेब्स की, ठीक है, और जो भी एनिमल है वो इन टर्न, जो भी एनिमल उस प्लांट को खा रहा है वो इन टर्न क्या होना चाहिए, किसी और एनिमल का फूड होना चाहिए। ठीक है, अब इस एनिमल को किसने खाया, इस बड़े एनिमल में, इस बड़े एनिमल को किसने खाया, इस बड़े एनिमल में। और जनरली फूड चेन इतनी ही होती है, फूड चेन्स आर नॉट सो बिग, ओके, छोटी छोटी ही होती है, ज़्यादा टर्शरी लेवल, क्वार्टनरी लेवल, मैक्स टू मैक्स वहाँ तक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चेन और वेब फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये, कि भाई रैबिट ग्रास पे डिपेंड है, टाइगर रैबिट पे डिपेंड है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ही क्या करती है, ये इंटरडिपेंडेंसी ही बेसिस है एक फूड चेन, और फूड चेन से फूड वेब बनने की। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। देखो, किसी में भी, जैसे वी ह्यूमन बींग्स, हमको किसी ने खाया नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डेथ हमारे अंदर की जो एनर्जी वो भी यूनिवर्स में रिलीज हो जाती है, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ, ओके, तो ये भी एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज हो रही है। तो एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमेशा रहती नहीं है, एट अ पर्टिकुलर टाइम वो रिलीज होती है। तो द चेन, नो एनर्जी ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर, ये यहाँ पे डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है, या तो वो फर्दर उस ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी, या फिर उस प्लांट को अगर किसी ने खाया नहीं तो वो प्लांट खुद मर जाएगा, या फिर जिस ऑर्गेनिज्म ने उस प्लांट को खाया है उसको अगर किसी ने नहीं खाया पर वो ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसमें से भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। जैसे हमने पालक खाया, हमको कौन खाएगा, हमको कोई नहीं खा सकता, तो हमारी जब डेथ होती है तो एट दैट टाइम हम में से एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिगनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। अब हमारे पास दो टाइप की फूड चेन्स होती है, एक तो डेट्राइटस फूड चेन DFC और एक होती है GFC। तो अभी यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने डेट्राइटस फूड चेन का जिक्र किया है कि ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होती है तो डेट्राइटस फूड चेन की बिगनिंग होती है। देखो, ऑर्गेनिज्म मर गया, ऑर्गेनिज्म को फ्रेगमेंटेशन हुआ, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग सब हुआ, तो फिर एट द एंड ये सब कर कौन रहा है, फ्रेगमेंटेशन और ये सब वही तो कर रहे हैं, डेट्राइटिवोर्स। तो ऑर्गेनिज्म मरा है तो अब वो सॉइल में मिलेगा, अब सॉइल में कौन प्रेजेंट है, डेट्राइटिवोर्स, तो वहाँ से डेट्राइटिवोर्स से क्या होगा, फिर डेट्राइटस फूड चेन की स्टार्टिंग होगी। तो इसका फर्स्ट स्टेप है डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिस्कस होएगा कि GFC क्या है, DFC क्या है। अभी आगे बढ़ जाते हैं। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। तो ये हमने डिस्कस कर ली है बात। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स, और जो ये प्रोड्यूसर्स पे या प्लांट्स पे जो डिपेंड कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन, प्लांट्स हो गए। तो कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, if they feed on producers, the plants, they are called primary consumers। तो अब देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको जूम कर देते हैं। तो अब अपन लोग ना एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे, ठीक है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है।
प्राइमरी कंज्यूमर वो होगा जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से फूड लेगा। सिंपल सी बात इसको याद रखनी है कि अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे जो हमारा ग्रास वाला एग्जांपल था, उसमें ग्रास को किसने खाया था, रैबिट ने खाया था। तो ये रैबिट एक्चुअली में क्या होगा, रैबिट एक्चुअली में प्राइमरी कंज्यूमर होगा क्योंकि इसने डायरेक्ट प्रोड्यूसर से फूड लिया है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, एंड इफ एनिमल ईट अदर एनिमल which in turn eat plant or their produce, they are called secondary consumer. तो अब secondary consumer क्या है, देखो ये प्लांट है, ऐसे नहीं, ये प्लांट है, इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को अगर किसी ने खाया तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट प्लांट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ गया, ठीक है। Likewise, you could have tertiary consumers too. जो secondary consumer को खा जाए वो क्या हो जाएंगे, tertiary consumer. Obviously, primary consumers are herbivores. जो पेड़ पौधे खाते हैं वो क्या होंगे, herbivores होंगे. Some common herbivores are insect, bird, mammal in terrestrial ecosystems and mollusks in aquatic ecosystem. अब देखो टेरेस्ट्रियल तो सबको याद रहेगा कि यार देखो बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए, मैमल्स हो गए, पर याद क्या रखना है, मॉलस्क्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम हमको याद रखना है। अब देखो यार, एक जो मोस्टली बुक्स में क्वेश्चन बहुत प्रिवेल कर रहा है वो क्वेश्चन ये है कि लेवल, जैसे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल होता है, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल होता है, टर्शरी ट्रॉफिक लेवल होता है। अब इसको ना हम किससे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स से कंफ्यूज हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखो ट्रॉफिक लेवल एक डिफरेंट चीज़ है। ट्रॉफिक लेवल में मैं बोलूँगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्योंकि देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमने प्राइमरी सेकेंडरी किया है वो अलग चीज़ है, बट जो ट्रॉफिक लेवल बनता है, जो फूड चेन बनता है, उसमें फर्स्ट पोजीशन तो प्लांट की होती है, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी सेकंड पोजीशन पे कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पोजीशन पे कौन आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजन रहता है सब में। चलिए आगे बढ़े। तो मॉलस्क एक्वेटिक इकोसिस्टम याद रखना है। The consumer that feed on these herbivores and carnivores, or more correctly primary carnivores through दो secondary consumers। तो अब देखो इसने यहाँ बोल दिया ना दो secondary consumer, यहाँ पे एक नई confusion की लाइन इसने और इंक्लूड करी है। देखो अभी हमने ट्रॉफिक लेवल की बातें करी, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट क्वेश्चन था। अब हम एक और बात करेंगे कि भाई इसने बोला है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो तो हर्बीवोर है, हमने पहले ही बात कर ली। अब जो इस हर्बीवोर को खाएगा वो कार्निवोर होगा। अब कार्निवोर में इन्होंने और दो डिस्टिंक्शन किए, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। समझने की कोशिश करना है इस बात को, वापस बताती हूँ। देखो हम शुरू से ट्रॉफिक लेवल से ही इसको वापस एक बार देखते हैं और इसी को कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। देखो ट्रॉफिक लेवल में हमने बात करी थी सबसे पहले कि प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएंगे, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर में यार देखो एक था प्राइमरी कंज्यूमर, एक था सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो था जिसने डायरेक्ट
प्रोड्यूसर को खाया, प्लांट को खाया, तो वो कौन सा हो गया, हर्बीवोर। और सेकेंडरी कंज्यूमर वो था जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया था, तो वो क्या हो गया, कार्निवोर। अब इस कार्निवोर में दो डिस्टिंक्शन और दिए हैं, एक प्राइमरी कार्निवोर, एक सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, तो जब ट्रॉफिक लेवल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो ट्रॉफिक लेवल में हम रिप्रेजेंट हमारा जो चल रहा था उसमें क्या था कि देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो किसका था, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था प्लांट का, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल था प्राइमरी कंज्यूमर का, थर्ड ट्रॉफिक लेवल था सेकेंडरी कंज्यूमर का। अब प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं, हर्बीवोर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्निवोर। क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि इसने किसको खाया है, प्राइमरी कंज्यूमर को। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर आएंगे, 3 डिग्री कंज्यूमर आएंगे, और ये 3 डिग्री कंज्यूमर किसको खाएंगे, 2 डिग्री को, तो इनको कहेंगे सेकेंडरी कार्निवोर, क्योंकि ये भी एक जानवर को खा रहे हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी कार्निवोर भी एक हर्बीवोर है, जानवर है। ठीक है, तो इस प्राइमरी कार्निवोर ने इसको खाया, सेकेंड डिग्री इसका ट्रॉफिक लेवल है, पर है कौन सा, प्राइमरी कार्निवोर। तो इसमें हमको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल की बात अलग है, अब कार्निवोर में और डिस्टिंक्शन है तो वो अलग चीज है। आगे बढ़ते हैं। The consumer that feed on herbivores are carnivores, और more correctly primary carnivore, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है, हर्बीवोर्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, उनको खाया है प्राइमरी कार्निवोर। दो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये अभी बात हुई अपनी। Those animals that depend on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivore, और जो प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोर होगा। पर सेकेंडरी कार्निवोर क्या था, टर्शरी कंज्यूमर था, प्लांट, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, है ना। कंज्यूमर में ये ट्रॉफिक लेवल है, कंज्यूमर में अगर हम लेवल लिखेंगे तो प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इज द प्राइमरी कार्निवोर, टर्शरी कंज्यूमर इज द सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, और टर्शरी कंज्यूमर का लेवल क्या है, फोर्थ लेवल है, अगर ट्रॉफिक लेवल में बात करें तो। चलो आगे बढ़ते हैं। Those animals that depend on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivore. A simple grazing food chain is depicted below. Grazing food chain, यहाँ क्या लिखेंगे हम, GFC, grazing food chain, ग्रास, डेट्राइटस फूड चेन अलग थी, अब ये ग्रेजिंग फूड चेन है, यहाँ माइक्रोब्स इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रास, गोट, मैन, ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर, मैन सेकेंडरी कंज्यूमर। चलो अब बात करते हैं डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। किससे बिगिन होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि डेट्राइटस फूड चेन की फर्स्ट स्टेप क्या थी, ऑर्गेनिज्म की डेथ होना, फर्स्ट स्टेप थी। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये चालू होगी। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया। अब डेट्राइटस फूड चेन फर्स्ट मेंबर्स आर डीकम्पोजर्स, जो कौन है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, मेनली कौन, फंगाई और बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉफिक ही क्यों कहा, हेट्रोट्रॉफिक इसलिए कहा है, अगर ये ऑटोट्रॉफिक होते तो इनको किसी फूड की जरूरत ही नहीं होती, ये क्यों डेट्राइटस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसको उनमें से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो मेनली फंगाई और बैक्टीरिया हमने यूज करें। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेथ ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। फंगाई और बैक्टीरिया अपनी जो एनर्जी डिमांड्स हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड्स हैं उसको कैसे फुलफिल करते हैं, इन डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस का क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है,
दे आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉप्स, और इन्हीं को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स को ही सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, सेप्रो का मतलब ही क्या होता है, डिकम्पोज करना। Decomposers secrete digestive enzyme that break dead and waste material into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. और जो decomposers होते हैं ये क्या secrete करते हैं, digestive enzymes secrete करते हैं that break down dead waste material। अब जो dead waste material है उसको degrade करने के लिए enzymes secrete करते हैं, ये enzymes उन material को तोड़ते हैं। ठीक है, किस में तोड़ देते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देते हैं, मतलब CO2, वाटर और भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इन इनऑर्गेनिक मिनरल्स में इनको क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं। विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय देम, कुछ तो बैक्टीरिया खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा तो नहीं करेगा क्योंकि कितना सारा न्यूट्रिएंट होता है एक डेड मैटर में ही, और जो बच जाएगा वो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, बचे हुए जो बैक्टीरिया ने जितना खुद का ले लिया और जो बच गया उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए भी अच्छी बात हो गई और उस बैक्टीरिया को भी खाना मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहा है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो। कंडुइट मतलब एक ट्रांसमिशन चैनल, मतलब जैसे कंडुइट ऐसे समझ लो आप कि एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, इन दो के बीच में हमको कुछ ट्रांसफर कराना है, तो इन दो के बीच में हमको अगर कोई चीज़ ट्रांसफ़र करवानी है तो हम एक पाइप बना देते हैं कि भाई इस पाइप से तुम ट्रांसफ़र करो। तो ये जो पाइप है ये इन दो के लिए क्या है, कंडुइट, ट्रांसमिशन चैनल है इनके लिए। चलो अब इसको पढ़ते हैं। तो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो। GFC एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी वाला जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, इसमें GFC जो है वो मेजर ट्रांसमिशन चैनल है एनर्जी फ्लो के लिए। एज अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम is a much larger fraction of energy flows through detritus food chain than through GFC। जबकि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें DFC, डेट्राइटस फूड चेन, मेजर कंडुइट एनर्जी ट्रांसफर के लिए है रेदर देन GFC। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे GFC नहीं हो रही, GFC भी हो रही है बट उसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है जितना DFC में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंड पे कोई भी एनिमल मर गया तो वो सॉइल में चला जाएगा, मतलब उसका जितना भी जो डिग्रेडेशन होगा वो सॉइल में होगा इन एक्चुअल, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि डेट्राइटस फूड चेन इज द मेजर इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर पूछ ले तो GFC इज मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। Detritus food chain may be connected with grazing food chain at some levels अब इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और इसको हम समझेंगे कि जो डेट्राइटस फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्टेड रहती है कुछ लेवल्स तक। सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC आर प्रे टू GFC एनिमल्स इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम एक फूड चेन बनाएंगे। देखो सपोज करो कि एक लैंड है, वहाँ पे एक जानवर मर गया और यहाँ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, DFC कर रहे हैं। अब इसको इन बैक्टीरिया में सपोज से कि जो डेट्राइटस फूड चेन जहाँ चल रही है यहाँ बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हुआ कि एक पत्ती गिरी और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं काले काले और ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। होता यूँ है कि एक अर्थवर्म आ गया या कोई दूसरा कीड़ा आ गया, मौत आ गया और वो उस पत्ती को खाने लग गया। डिकम्पोजिशन चल रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, उस पत्ती को वो खाने लग गया। ठीक है, उसने उस पत्ती को खा लिया। अब अर्थवर्म जो है, ये अर्थवर्म है, इसको क्या होता है कि इसको एक बर्ड खा लेती है आके।
ये यहाँ तक तो क्या चल रहा था अपना, डीएफसी। अब इसको ना एक बर्ड खा लेती है, इस अर्थवर्म को कौन खा जाता है, बर्ड, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ जो हमने एक ब्रांचिंग करी है, इधर से ही जो मिनरल्स है वो प्लांट को भी जा रहे हैं, यहाँ से डिकम्पोजिशन चल रहा है, मिनरल्स प्लांट को भी जा रहा है, और उसी बीच आधी लीफ डिकम्पोज हुई थी, उसको किसने आके खा लिया, अर्थवर्म ने। इस अर्थवर्म को एक बर्ड खा गई, इस बर्ड को एक वल्चर ने खा लिया। तो अब ये तो क्या हो गया, ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। क्योंकि हमने इससे एक पेज पहले पे क्या देखा था, ग्रास, गोट, मैन, ये सब किस में आ रहे थे, ग्रेजिंग फूड चेन में। डेट्राइटस फूड चेन तो वो थी जो डेट्राइटस टू प्लांट तक जा रही थी, डेट्राइटस टू प्लांट तक जो फूड चेन थी वो थी डीएफसी। और वो बेसिकली मैं बताऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये डीएफसी था, डेट्राइटस टू फूड, डेट्राइटस टू प्लांट, ठीक है। पर ये वाला जो पार्ट है कि अर्थवर्म ने इस आधी लीफ को खा लिया, इस अर्थवर्म को एक बर्ड ने खा लिया, इसको एक वल्चर ने खा लिया, तो ये जीएफसी का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, जीएफसी का पार्ट हो गया। देयरफॉर इसने ये बात सही कही है कि डीएफसी कहीं ना कहीं जीएफसी से लिंक होती है, ठीक है। तो यहाँ ये लाइन भी लिखी हुई है कि डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड, मे बी, हमेशा नहीं, बट एक एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं मे बी इट इज कनेक्ट, मे बी इट कनेक्ट्स। Detritus food chain may be connected with grazing food chain at some levels. Some organism of DFC, earthworm भी DFC में आ रहा है, some organism of DFC are prey to GFC animals and in natural ecosystem, ठीक है। Some cockroaches, अब यहाँ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि some cockroaches like some cockroaches, crow, etc. are omnivores। तो अब ओमनीवोर्स का भी एक अच्छा एग्जाम्पल, एक तो मैंने अपना पर्सनल दिया था, बट हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल को भी समझेंगे। एनसीईआरटी वाला ये कह रहा है कि ओमनीवोर्स जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें ये होता है कि सपोज एक अर्थवर्म है, ये डेट्राइटस फूड चेन का मेंबर है, और कहीं एक कटोरी में सीड्स पड़े हैं, ठीक है। अब एक बर्ड अर्थवर्म भी खाती है और सीड्स भी खा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले ने भी दिया है इसमें, ठीक है। अब इसको खा रही है, इसने इसको खाया, फिर इस बर्ड को किसी और ने खाया, तो ये वाली जो फूड चेन होती कि बर्ड ने सीड खाया, सीड को बर्ड ने सीड खाया, बर्ड को वल्चर ने खाया, तो वो जीएफसी हो जाती, और यही अर्थवर्म और बर्ड वाली डीएफसी को लिंक कर रही है, यहाँ पे डीएफसी और जीएफसी का लिंकेज बता रही है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी वाले ने, मैंने इसको थोड़ा सिंपली करके जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया था वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो एक्सेट्रा आर ओमनीवोर्स, क्रो इज अ ओमनीवोर, बर्ड में आ गया वो। These natural interconnection of food chains make food webs, और खूब सारी फूड चेन्स मिल के क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। हाउ वुड यू क्लासीफाई द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। टॉप कार्निवोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स आर द टॉप कार्निवोर्स। अब है ना एक टेबल दिया है, पहले इसको समझते हैं, फिर पैराग्राफ समझेंगे और क्लैरिटी आएगी। देखो ये है ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ट्रॉफिक लेवल का एक इकोसिस्टम में। सबसे नीचे क्या दिखा रखा है, सबसे नीचे बता रखे हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब मेरे को पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन वहाँ भी रह गया था ट्रॉफिक लेवल वाला, है ना। तो देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसको दिया है, प्लांट्स को। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किसको दिया है, हर्बीवोर्स को। थर्ड ट्रॉफिक लेवल किसको दिया है, कार्निवोर्स को। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दिया है टॉप कार्निवोर्स को। अब यहाँ साइड में हम लिखेंगे प्रोड्यूसर फर्स्ट आ गया। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है यहाँ साइड में लिखो हर्बीवोर, हर्बीवोर यहाँ लिखो। सेकेंडरी कंज्यूमर के ब्रैकेट में लिखो, हाँ नहीं ये जो प्राइमरी कंज्यूमर, हाँ प्राइमरी कंज्यूमर लिखा, सेकेंडरी कंज्यूमर के ब्रैकेट में लिखो प्राइमरी कार्निवोर,
प्राइमरी कार्निवोर यहाँ लिखो, और टर्शरी कंज्यूमर के ब्रैकेट में लिखो सेकेंडरी कार्निवोर एंड अबव, इससे ज़्यादा वाले भी हम इसी में लेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए। तो अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो गई होगी, जिनको वहाँ नहीं हुई थी उनको यहाँ तो आके क्लैरिटी पूरी हो गई होगी। नोट कर लिया, रब कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में इसने प्लांट को इंक्लूड किया, सेकंड में हर्बीवोर आ गए, थर्ड में कार्निवोर और इसमें टॉप कार्निवोर। एग्जांपल्स देख लो प्रोड्यूसर के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। सेकेंडरी में जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर और काउ। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। जितने भी हर्बीवोर हैं सबको किस में लिखना है? सेकेंडरी में लिखना है, सॉरी प्राइमरी में लिखना है, ठीक है। सेकेंडरी में आएंगे बर्ड्स, फिशेज, वुल्फ, क्योंकि अर्थवर्म को याद करो, अर्थवर्म ने पत्ती खाई थी तो वो क्या था? हर्बीवोर। बर्ड ने क्या खाया? अर्थवर्म को खा लिया, तो वो क्या हो गई? सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब प्राइमरी कार्निवोर। टर्शरी कंज्यूमर में मैन और लायन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको भी टिक लगा लें, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसको पढ़ लेते हैं। Organisms occupy a place in natural surrounding in or in a community according to their feeding relationship with other organisms, ठीक है। जो भी उनका रिलेशनशिप होता है एक से दूसरे के बीच में कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, उसके हिसाब से वो एक स्पेस, एक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं फूड वेब और इन चेन्स में, ठीक है। नेचुरल सराउंडिंग से वही मतलब है फूड चेन्स में। आगे बढ़े। Based on the source of their nutrition, organism occupy a specific place in food chain that is known as the trophic level. ट्रॉफिक लेवल क्या है कि उसको कौन सी पोजीशन मिली है उस फूड चेन में, वही क्या है? उसका ट्रॉफिक लेवल है। Producers belong to the first trophic level. Producer belonging to the first trophic level like herbivores, बोले तो primary consumers, to the second and carnivore secondary consumer to the third, ठीक है। आगे बढ़े। The important point to note is that amount of energy decrease at each successive trophic level. तो ये वापस वही इंपॉर्टेंट लाइन कि हर सक्सेसिव लेवल पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब हम 10% लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई अगर खरगोश ने ग्रास को खाया है तो ग्रास की सारी एनर्जी खरगोश को नहीं मिली है, उसकी केवल 10% एनर्जी खरगोश को मिली है और 90% एनर्जी का लॉस हुआ है। When an organism die, it is converted to detritus or dead biomass that serve as an energy source for decomposition, ठीक है। Organism at each trophic level depend on those at lower trophic levels for their energy. हर trophic level के जो organisms हैं, जैसे यहाँ पे यहीं से समझेंगे हम। अब मैं NCERT डिक्टेट कर रही हूँ, यहाँ से सुनना आप। Organism at each trophic level depend on those at lower trophic level. सेकेंडरी वाला प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जो हायर ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म है वो उससे नीचे वाले पे क्या करता है? लोअर वाले पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब each trophic level has certain mass of living material at a particular time called standing crop. तो वापस आते हैं इधर।
कि ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना लिविंग मटेरियल है उस इकोसिस्टम या उस ट्रॉफिक लेवल पे, एट पर्टिकुलर टाइम कितना लिविंग मटेरियल है, वो क्या हो गई, उसकी स्टैंडिंग क्रॉप हो गई। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बायोमास। कितना बायोमास, मतलब बायोमास क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका टोटल मास। तो बायोमास कितना बायोमास है, या तो स्टैंडिंग क्रॉप को उसमें मेजर बायोमास के पर्सपेक्टिव से मेजर कर लेंगे, या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, या फिर एक यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप। पर जो हमने ये जितने भी प्रेसिजन्स किए हैं ये एक यूनिट एरिया के बेस पे किए, कि ये एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर कोई सा भी 1 स्क्वायर यूनिट में, सेंटीमीटर भी मतलब ऐसे बोल दिया, बट यूनिट हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट 1 स्क्वायर में हमने कितना बायोमास या फिर कितना नंबर में डिफाइन किया है कि एक में कितना है। ठीक है, एक यूनिट एरिया में 1 किलोमीटर, जैसे मान लिया 1 किलोमीटर में कितनी स्टैंडिंग क्रॉप है, ऐसा यूनिट हमने दे दी, 1 किलोमीटर में कितनी है, 1 सेंटीमीटर में कितनी है। ठीक है, द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट और ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई? देखो, फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या होता है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट। फ्रेश वेट वो वेट होता है जो उस ऑर्गेनिज्म का वेट प्लस वाटर का भी वेट इंक्लूड करता है। ड्राई वेट होता है जिसमें से हम वाटर को इवोपोरेट कर देते हैं और फिर जो वेट आता है वो ड्राई वेट होता है। तो ड्राई वेट को क्यों हमने ज़्यादा एक्यूरेट माना है, क्योंकि ड्राई वेट केवल उस ऑर्गेनिज्म का ही मास बता रहा है, वेरेस जो फ्रेश वेट है उसमें वाटर भी इंक्लूडेड है। अब वाटर तो बहुत है, कोई ह्यूमिड एरिया हो, किसी ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया और उसका वेट ज़्यादा आ रहा हो, तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उनको मिनिमाइज करने के लिए हम ड्राई वेट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अब द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% लो, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। लोअर ट्रॉफिक लेवल से केवल और केवल 10% एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल को जाएगी और 90% जो है वो क्या होएगी, लॉस होएगी। In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore, grazing food chain, etc. Do you think there are any such limitation to detritus food chain? Yes, detritus food chain में भी ऐसी limitation होती है, but यहाँ पे जो 10% लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर स्टेज पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो और 90% क्या हो, लॉस हो, ऐसा नहीं। एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है, उसमें सारी की सारी एनर्जी हायर ट्रॉफिक लेवल को नहीं होती है, बट ये अकॉर्डिंग टू 10% लॉ में नहीं होती। तो डीएफसी में जो 10% लॉ है वो फॉलो नहीं होता है। 10% लॉ हमने जीएफसी के लिए डिस्क्राइब किया है, बट ऐसा नहीं है कि डीएफसी में कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन से क्या मतलब कि एनर्जी फ्लो एज इट इज़ सारा का सारा नहीं हो रहा है, उसमें भी एनर्जी फ्लो में भी फ्लक्चुएशंस हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको अर्थवर्म ने खाया, तो अब यहाँ 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, कोई दूसरा, मतलब ऐसा नहीं है कि 10% ही एनर्जी रिलीज हुई हो सकता है 5% रिलीज हुई हो सकता है 20% रिलीज हुई हो। तो डेट्राइटस फूड चेन में 10% लॉ का कोई वैलिडेशन नहीं है, बट हाँ लिमिटेशन तो है, एनर्जी लॉस तो इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ एक एनर्जी फ्लो बता रखा है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे। जैसे कि देखो क्या कह रखा है इसमें, फर्स्ट एक तो ये सन बता रखा है, ठीक है, फिर ये हीट है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स प्लांट्स है अपने,
सेकेंड ट्रॉफिक लेवल अपने हर्बीवोर्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे कार्निवोर दिखा रखा है, टॉप कार्निवोर दिखा रखा है। अब देखो ये और जो भी अर्थवर्म है इसको बर्ड ने खा लिया। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार बर्ड इसको खाएगी, हो सकता है कि इस अर्थवर्म को कोई और खा जाए। और देखो हर में अपन को एरो दिखा रखा है, एक एरो दिखा रखा है, जैसे यहाँ देख लो ये इसको तो जा रहा है बट यहाँ एक एरो दिखा रखा है। ये एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये एरो दिखा रहा है हीट लॉस हो रही है। हीट क्या हो रही है? यहाँ पे लॉस हो रही है। अब देखो यहाँ पे लिख लो 10% तो ट्रांसफर हुई है, 90% क्या हुई है? लॉस हुई। 90% क्या हुई है? लॉस हुई है। और केवल 10% ट्रांसफर हुई है। आगे बढ़े। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरि ओम।